गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक छोटा सा लेक्चर मैं आप लोगों का ले रहा हूं एंड दैट्स अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए एग्जाम्स। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने एग्जैक्टली एग्जाम के लिए किस तरह का प्रिपरेशन किया और क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या हम लोग कर सकते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। देखिए, जनरली एग्जाम का प्रिपरेशन, मैं पॉइंट्स लिखते भी जाऊंगा, आपके थोड़ा हेल्प हो जाएगा। एग्जाम का प्रिपरेशन का मिनिमम टाइम जो है वो 3 से लेकर के 3.5 महीने का होना चाहिए। मतलब 3 से 3.5 महीने का मिनिमम टाइम का मतलब है इस 3 से 3.5 महीने तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। आपको ट्यूशन करने जाने की या ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये लीव पीरियड है आपका, जहां पे आप घर पे रह करके पढ़ाई करोगे। अगर आप 3 महीने से कम घर पे रहकर पढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग इनजस्टिस। आप प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर रहे हो, चाहे आप जितना ही टॉप स्टूडेंट क्यों नहीं हो, चाहे आप सीए फाउंडेशन के रैंक होल्डर हो, चाहे आप कितने ही टॉप स्टूडेंट हो, चाहे आप सेंट जेवियर्स के टॉपर हो। 3 से महीना से कम का घर पे बैठ करके पढ़ाई एग्जाम के पहले अगर होता है तो आप गलती कर रहे हो। मिनिमम 3 महीना आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। सो अगर आप नवंबर में पेपर दे रहे हो, नवंबर 2 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ लो पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर आप लोगों को पढ़ना है। तो 1 अगस्त इज द आइडियल डे जिस दिन आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। 1 अगस्त, ओके। अच्छा, अब आइए कि पढ़ेंगे कैसे। मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं बोथ ग्रुप के एग्जाम को लेकर के। एक ग्रुप के एग्जाम अगर किसी को देना हो तो अकॉर्डिंगली अपनी टाइम को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन पढ़ेगा वो भी 3 महीना, ओके। तो मैं बोथ ग्रुप के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं। आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट मंथ यानी अगस्त का जो पूरा महीना होगा उसमें आप अपना फर्स्ट ग्रुप पढ़ोगे। सितंबर का जो आपका महीना होगा उसमें आप अपना सेकंड ग्रुप पढ़ोगे और अक्टूबर का जो महीना होगा उसमें आप अपना फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप बोथ को रिवाइज करोगे। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि तब तक अगस्त के पहले तक आपका ट्यूशंस वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ट्यूशन के स्टूडेंट, अगर आप ट्यूशन लेकर के पढ़ाई करते हैं तो आजकल ज्यादातर स्टूडेंट ट्यूशंस लेकर के पढ़ते हैं, तो अगस्त के पहले आप लोगों की ट्यूशंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगस्त से आप सेल्फ स्टडी में बैठ जाएंगे एग्जाम के लिए, ओके। नाउ अब स्टोरी ये बैठता है बच्चों कि दिन में कितना घंटा हम लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे वक्त पे मैं करीब इफ आई रिमेंबर, मैं 15 के आसपास आवर्स पढ़ता था, 15 घंटा। आप लोगों के लिए मेरा एडवाइस है कि 12 से 14 घंटे के बीच में कहीं पर भी आप अगर मैनेज कर सको, मिनिमम 12, ऊपर साइड में 14। मैं अगर अपना टाइम बताऊं तो मैं, क्योंकि रात को पढ़ने वाला बंदा था, मैं रात को 2 बजे के आसपास सोता था, 9 बजे के आसपास में उठता था। मिनिमम 7 आवर्स का स्लीप इज अ मस्ट, नहीं तो आप अगले दिन पढ़ाई करने के लिए फिट नहीं हैं। मिनिमम 7 घंटा आपको सोना ही सोना है। प्लीज स्लीपिंग आवर्स में कभी भी, ये जो बातें बोलूंगा एकदम सीरियसली फॉलो करना आप लोगों को। 7 आवर्स से कम अगर आप सो रहे हैं तो आपकी अगले दिन की पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। तो 7 घंटा आपको मिनिमम सोना है। मैं 2 बजे सोता था, 9 बजे उठता था। अच्छा, 9 बजे उठता था ना मैं, तो 9:30 बजे के आसपास मैं एकदम रेडी रहता था पढ़ने के लिए। आधे घंटे के अंदर अंदर मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके पढ़ने के लिए बैठ जाता था। और फिर मैं अपना मान लो 2 बजे तक पढ़ता था। बीच में लंच भी है, डिनर भी है, ब्रेकफास्ट भी है, न्यूज़पेपर भी है, चाय भी पीना है, ये सारा काम करता था। अब 9:30 बजे से लेकर के या 10 बजे से लेकर के आप 2 बजे के बीच में आप टाइम देख लो। 10 से 2 कितना टाइम होता देख लो। 10 से 2 पूरा होगा हमको लगता है 16 घंटा, है ना। 10, 11, 12, फिर 12 से 12 और फिर उधर 2, 12 तो 14 तो 16 घंटा। 16 घंटा में आप इफेक्टिव, अगर आप 14 घंटा पढ़ पाए, दैट इज द बेस्ट, ओके। तो मैं 12 से 14 घंटे के हिसाब से आपके लिए डिस्कशन करके दे रहा हूं, ओके। अच्छा, फंडा ये रखना है कि
एवरी डे, और एकदम इसको मस्ट फॉलो करना है, एवरी डे। मान लीजिए आप ग्रुप 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो या ग्रुप 2 का प्रिपरेशन कर रहे हो, एवरी डे 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। एवरी डे चारों सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अगर आप सिंगल ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा डेविएट भी कर रहा हूं, मैं दूसरी बात भी बोल रहा हूं कि मैं जब अपने टाइम पर प्रिपरेशन करता था तो मैं जैसे 1 महीना फर्स्ट ग्रुप 1 महीना सेकंड ग्रुप नहीं करता था, मैं पूरा 2 महीना बोथ ग्रुप, और मैं पूरा 7-8 सब्जेक्ट हर दिन पढ़ता था। बट वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैनेज करने में दिक्कत होगा, तो आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं निकाल करके दे रहा हूं कि आप एवरी डे 4 सब्जेक्ट पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप 12-14 घंटा पढ़ते हैं तो 3 से लेकर के 3.5 घंटा आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने मिल जाएगा। 3 से 3.5 घंटा हर सब्जेक्ट बेस्ट पॉसिबल वे है, एकदम आराम से आपका पढ़ाई कंप्लीट होगा। ओके, नाउ जब आप चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 4 सब्जेक्ट आप 1 महीने में कंप्लीट कर रहे हो, रफली 31 डेज या 30 डेज का मंथ है, तो आपको 7.5 से 8 दिन पकड़ के चलो कि आपको 8 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। क्या 8 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? ऐसे आप देखोगे ना कि 1 तारीख से चालू करेंगे 8 तारीख तक कंप्लीट करना, आपको लगेगा नहीं होगा। लेकिन वही जब 30 डेज का टाइम स्पेंड रहेगा ना, तो धीरे 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 करके वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, आप एक शेड्यूल बना लो कि मैं 1 तारीख को ये चीजें पढ़ूंगा, 2 तारीख को ये चीजें पढ़ूंगा, 3 तारीख को ये चीजें पढ़ूंगा, 4 तारीख को ये चीजें पढ़ूंगा। ऐसा करके एक शेड्यूल बना लो। पूरा 30 डेज का आपके पास शेड्यूल रहेगा। 30 डेज में आपको एक पूरा वो कंप्लीट करना है सिलेबस। तो आप 1 तारीख को सिंगल एंट्री स्टार्ट करोगे, थ्योरी पढ़ेंगे, 4 सम बनाएंगे, फिर उसके अगले दिन और 5 सम बनाएंगे, फिर उसके अगले दिन और 2 सम बनाएंगे, सिंगल एंट्री कंप्लीट। फिर अपन ब्रांच स्टार्ट करेंगे, मैं ग्रुप 1 सीए इंटर के हिसाब से बोल रहा हूं, फिर हम ब्रांच स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे करके मेरा ब्रांच कंप्लीट। तो ये उस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल बना लो, डायरी में लिख लो कि मेरे को ये चीज इस तरह से कंप्लीट करना, दैट इज अ टाइमलाइन, कि मेरे को किस तरीके से मूव करना आपको पहले से मालूम है। आप जब दिन में उठ करके बैठोगे तो आप ब्लैंक नहीं रहोगे कि मैं क्या चीज खोलूं, कौन सी बुक खोलूं। आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके पास एक डायरी में लिखा हुआ है सब कुछ। एकदम 30 डेज का टाइम स्लॉट बनाओ कि हाँ 30 दिन में मेरे को अकाउंट्स 1 कंप्लीट करना है, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट में कितना कितना दिन लगता है, कितने कितने समय, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक कैसे लगेगा, एक शेड्यूल बना लो, बना करके उस हिसाब से काम करना चालू कर दो। ठीक है, नाउ मॉर्निंग में जब आप उठते हो और पहला कोई भी लेक्चर करते हो तो स्टार्ट विद अ थ्योरी सब्जेक्ट। मॉर्निंग शुड बी अ थ्योरी सब्जेक्ट। अगर आप ग्रुप 1 पढ़ रहे हो, सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, ग्रुप 1 का पेपर आप दे रहे हो, तो ग्रुप 1 में अगर लॉ है तो आप लॉ मॉर्निंग में पढ़ लो। उसके बाद जैसे ही मान लीजिए सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, वहां पे प्रैक्टिकल आप पकड़ो। लेट आवर्स में प्रैक्टिकल रहे, अर्ली आवर्स ऑफ द स्टडी में थियरी रहे। ठीक है, और यह दिमाग में रखना है कि 3 से 3.5 घंटा करके मैं हर सब्जेक्ट को दूंगा। 3 से 3.5 से मेरा मतलब है किसी को 3 किसी को 4 हो सकता है, पर 3 से कम नहीं देना है और 4 से ज्यादा नहीं देना है हर सब्जेक्ट को हर दिन। अगर 4 सब्जेक्ट है तो अगर मान लो आप 14 आवर्स पढ़ते हो तो 4 4 3 3 करके डिवाइड कर दो, 3.5 3.5 3.5 3.5 कर दो तो भी 14 आवर्स हो जाता है। पर आपको लगता है कि नहीं सर लॉ को 3.5 घंटा या 4 घंटा पढ़ना दिक्कत होगा, तो लॉ को 3 घंटा दे दिया, अकाउंट्स को 4 घंटा दे दिया, टैक्सेशन को 4 घंटा दे दिया, कॉस्टिंग को 4 घंटा दे दिया। जो जैसे करके भी आपको डिवाइड करना, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। शेड्यूल पूरा बना लो। शेड्यूल अगर रेडी रहेगा, मैंने बोला ना, आप सुबह उठेंगे तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगा मैं क्या आज स्टार्ट करूं, आपको मालूम है आपको क्या करना है, बिकॉज आपके पास पूरा टेक्स्ट रेडी है, आपके पास डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसी से अपना कंटिन्यू करोगे पढ़ाई को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड दिस इज अ मस्ट। मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी, उस वक्त शायद लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की, तो मैं उसमें सब कुछ लिख करके रखा था कि मेरे को किस दिन कितना बजे से कितना बजे तक क्या क्या पढ़ना है। ये एकदम मस्ट रखो कि नोट्स बना करके रखो कि किस दिन से किस दिन तक मेरे को क्या क्या चीज कंप्लीट करना है। अब क्योंकि मैं तो ट्यूशंस पढ़ता नहीं था, तो मैं सारा कुछ इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल को ही बेस बना करके पढ़ा। इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपी, यही मेरा बेस था पढ़ने का।
और इसको पढ़ने के कारण जो मेरा खुद का दिमाग जो खुला चीजों को लेकर के, सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, इसके कारण ही हम पढ़ाने में एक डिफरेंट स्टाइल लेके आ पाए। मतलब मेरे को समझ में आया, ओके ये चीज बच्चों के प्रॉब्लम, मैं भी तो बच्चा उस वक्त पढ़ने में, ये चीजें बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो इन चीजों को बच्चों को बताना है। वो तो बच्चे, बाकी ये आसान चीजें हैं तो सभी कोई कर लेगा, एनीबडी विल बी एबल टू डू इट। ये इन एरिया पे फोकस डालो, ये फोकस एरिया, यहां पे तुमको प्रॉब्लम हुआ तो तुम बच्चों को ये वाला चीज ठीक से सिखाओ। बट आज तो तुम लोग ट्यूशंस पढ़ने के बाद एक बार तो सिलेबस ट्यूशन में कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद कैसे रिवीजन करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ओके, नाउ मॉर्निंग में थ्योरी से स्टार्ट करो और रात को सोते वक्त कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से खत्म करना है, ठीक है। और जब आप मंथ के हिसाब से पढ़ाई करोगे कि हाँ मेरे को इन 30 डेज में ऐसे ऐसे करके सब कुछ कंप्लीट करना है, उसमें आप हमेशा, मैं हमेशा करता था, आप भी हमेशा करना कि 1 डे इन 15 डेज या 8 आवर्स इन 15 डेज एक्स्ट्रा खाली छोड़ देना। खाली इसलिए छोड़ देना कि अगर कोई चीज छूट गया हो, कोई चीज कवर नहीं कर पाए उस वक्त, किसी दिन थोड़ा तबीयत खराब लग रहा था और हम नहीं पढ़ पाए, तो वो हम यहां पे कंप्लीट कर लेंगे। अगर 1 डे बोलिए ना, 1 डे इन 15 डेज, तो 30 दिन में 2 दिन, तो 28 दिन के हिसाब से सिलेबस बनाइए, 2 दिन खुला छोड़ दीजिए। उस 2 दिन में बचा हुआ कुछ अगर बच गया तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये स्ट्रैटेजी होता है कि हाँ सर छूट गया तो छूट ही गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, अपने पास है ना, 1 दिन एक्स्ट्रा है, 15 दिन में 1 दिन आप छोड़ के रखें, जो चीज छूट गया उसको हम उस दिन कंप्लीट कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। डोंट लीव ए सिंगल टॉपिक। सोचिए, मान लीजिए अकाउंटेंसी में 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक में आप 14 टॉपिक का प्रिपरेशन किए, बोले एक टॉपिक में छोड़ देता हूं, से मैं कंसोलिडेशन छोड़ देता हूं, से मैं अमलगमेशन छोड़ देता हूं, से मैं ब्रांच छोड़ देता हूं, और भाई साहब ब्रांच से 16 मार्क का क्वेश्चन आ गया, एकदम इजी वाला पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो स्टडी मॉड्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन सर के स्टडी मैट में पहला क्वेश्चन सर ने कराया था, ट्यूशन का सम था, हम आराम से कर सकते थे, हमको करके जाना चाहिए था। कितना तकलीफ होगा कि 16 मार्क्स सीधे लिख के आता, जिसको हम लोग छोड़ के गए, और मेरा वो 16 मार्क्स बर्बाद हो गया। और 16 मार्क्स आया अगर वहीं पे, तो और 24 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। मैं ये नहीं बोलता कि 40 मार्क्स ही लाना है जिंदगी में, पास करने के लिए 40 मार्क्स लाना है। फर्स्ट टारगेट शुड बी 40, सेकेंड टारगेट शुड बी 60, एंड द लास्ट टारगेट शुड बी 90 एंड मोर देन दैट। इसके लिए कैसे मूव करना है मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम के पेपर में कैसे लिखना पड़ता है वो उसका मैं अलग से आज एक लेक्चर लूंगा, उसमें आप देखेंगे। पहले मैं एग्जाम की प्रिपरेशन का बात आपके साथ कर रहा हूं। नाउ, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, हम लोगों को हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो तो जहां कहीं भी ट्यूशन पढ़ते हो, सर का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, जिसमें क्लास वर्क, होम असाइनमेंट सब है, वो मेरा कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ा है सब कुछ, मैं उसको कंप्लीट करूंगा। अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते हो तो ICAI का जो स्टडी मॉड्यूल है, आप चलो मैं एक बार ये मान के चलता हूं कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो सर का स्टडी मॉड्यूल इज द फर्स्ट बेस, उसके बाद ICAI का स्टडी मॉड्यूल, जिसमें सारे इलस्ट्रेशन, अच्छा सारे मीन्स सारे, एक भी नहीं छोड़ सकते, और सारे एक्सरसाइज के सम्स एक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो छोड़ोगे वही आ गया 16 मार्क्स का, जिंदगी भर पछताओगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए जो तुमको नहीं मालूम सब है, कॉन्सेप्ट हमको सब मालूम है। हर सम कम से कम इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल का मेरा किया हुआ है, हर सम इंस्टीट्यूट के एक्सरसाइज का मेरा किया हुआ है, सर के मटेरियल का किया हुआ है। ऐसे भी सर का मटेरियल, आप कोई भी सर का मटेरियल जब आप करते हो, मान लीजिए आप मेरा मटेरियल करते हो, तो इंस्टीट्यूट का 90% सम एक्सरसाइज का और होमवर्क का हो ही जाता है। उसके बाद कम से कम 4 टर्म का क्वेश्चन पेपर और कम से कम 4 टर्म का RTP।
अगर एक स्टूडेंट इतना चीज को बेस बना करके एग्जाम का प्रिपरेशन करता है, मैं अश्योर करता हूं वो फेल नहीं होगा, वो फेल नहीं होगा। मैं अपने टाइम पे मेरी एग्जाम की बात बता रहा हूं, आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल, ऑल इलस्ट्रेशंस, ऑल एक्सरसाइज, आरटीपी और क्वेश्चन पेपर। हम लोगों के वक्त क्वेश्चन पेपर की जगह सजेस्टेड आंसर्स आते थे प्रिंट में, हम लोग सजेस्टेड आंसर खरीद करके उसको उससे पढ़ते थे। 12-15 रुपए में एक एक करके आता था। अभी तो वेबसाइट है, सब वहीं से डाउनलोड करके बच्चे पढ़ लेते हैं, आप भी। तो ये आपका कवरेज एरिया है, ये कवरेज एरिया है। और एक भी इलस्ट्रेशन मत छोड़िएगा। मैं आपको बताता हूं, इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन से कम मिनिमम बोल रहा हूं 40 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कोई भी सब्जेक्ट में उठा करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा मान जाऊंगा मैं। मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस, 25 साल पढ़ाने का और 3 साल पढ़ने का, जो मिनिमम 3 साल में पास होता है। भगवान की दया रही कि मैंने इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास किया, फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास किया, और दोनों में ही मेरे पास ट्यूशंस लेने के लिए पैसे नहीं थे किसी टीचर को देने के लिए। सारा प्रिपरेशन मैंने खुद किया और मैं रिपेंट नहीं करता इस बात को। हाँ, ये जरूर लगता है कि अगर मैं, क्योंकि दोनों ही टर्म में मेरा 15-15, 20-20 मार्क्स से रैंक छूट गया, इंटर में भी फाइनल में भी। हाँ, ये जरूर लगता है अगर मैं ट्यूशंस पढ़ा होता तो मेरा हो सकता है कि रैंक आ गया होता। बट ठीक है, सीएस इंटरमीडिएट में मैं ऑल इंडिया 5th रैंक लेकर के आया था। सीएस फाइनल में कंप्लीट नहीं कर पाया, नहीं पढ़ा, उसके बाद पढ़ाने में लग गया, अपने काम में लग गया सीए पास करते ही, सो नहीं हो पाया। उसके लिए जरूर रिपेंटेशन कभी कभी होता है, बट इट्स फाइन। इतना रुपया कमा लिए ना, इतना नाम हो गया, अब और क्या चाहिए ना। देखिए, ये आपका मिनिमम कवरेज एरिया होना चाहिए, बिकॉज आप प्रिपेयर करें और आपको कवरेज एरिया नहीं मालूम, रिस्क में है। ये मिनिमम कवरेज एरिया, ट्यूशन का स्टडी मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल, ऑल इलस्ट्रेशन, ऑल एक्सरसाइज, ऑल मींस ऑल, लास्ट 4 टर्म का क्वेश्चन पेपर, 4 टर्म का आरटीपी, इसको आपको उस 4 महीने में कंप्लीट करना है। 4 महीने में बोलता हूं, उस 1 महीने में कंप्लीट करना है। मैं ग्रुप 1 की बात बोल रहा हूं। और जो काम आप ग्रुप 1 के लिए करोगे, अगले मंथ सेम काम आप ग्रुप 2 के लिए करोगे, एकदम सेम टू सेम। और उसके बाद जो तीसरा वाला महीना आएगा, मतलब अगस्त में मान लो आपने ग्रुप 1 पढ़ लिया, सितंबर में आपने ग्रुप 2 पढ़ लिया, अक्टूबर में आपको दोनों ग्रुप का एक साथ रिवीजन करना है। अक्टूबर में जब आप दोनों ग्रुप का एक साथ रिवीजन करोगे, वैसे ही करके 15-15 दिन, अब एक महीना में एक बार हुआ, अब 15-15 दिन में एक बार करोगे, सेम काम करोगे। लेकिन हां, एक चीज आपको बच्चों ध्यान देना है कि सारे इलस्ट्रेशन, सारे एक्सरसाइज के सम, सारे स्टडी मॉड्यूल, सारा सम कंप्लीट करने में अगर लिख के हर सम को करेंगे, इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू फिनिश द सिलेबस। सारे सम लिख के सॉल्व नहीं होंगे। ट्यूशंस में तुमने सारे सम लिख के सॉल्व किए ही हैं एक बार, दोबारा एकदम फंडा बना लो 30% 70% का। 30% सम हम लिख के बनाएंगे, राइटिंग ऑन द पेपर। 70% सम हम रीड करेंगे। रीड कर लिए, 30% सम लिख भी तो रहे हैं, 70% सम हम रीड करके बनाएंगे, मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। बट रीड जब करेंगे, दैट यू आर सॉल्विंग ऑन योर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे सॉल्व हो रहा है, नहीं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके, अच्छा, अब आया कि सर थ्योरी वगैरह जब पढ़ते हैं तो वो तो रिटेन नहीं रहता। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सर पढ़े और 5 दिन के बाद, जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए हमने कंप्लीट किया, से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डायरेक्टर्स के बारे में आज कंप्लीट किए, 6 दिन के बाद कोई डायरेक्टर का क्वेश्चन पूछता तो हमको याद ही नहीं रहता कि हम कभी पढ़े भी थे। 15 दिन के बाद तो ऐसा लगता हो ये टॉपिक था क्या, और महीना भर के बाद बोले तो हम कहां हैं, सीए में है कि नहीं है। ये सब चीजें सबके साथ होती हैं, जो टॉप से टॉप स्टूडेंट होता है उसके साथ भी होती है। ये घबराने का बात नहीं है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, ये अच्छी बात है। माइंड बहुत ताकत है इसके अंदर। इसके अंदर एक चीज गया है, उसको तुम उस वक्त रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही तुम रिवीजन करने के लिए बैठोगे, सब चीज फट 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 रिकलेक्ट होना चालू कर देगा। और एग्जाम के दिन मैं बताऊंगा, एग्जाम के डे का प्रिपरेशन के बारे में, तुरंत रिकलेक्ट होगा, एकदम स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप आज पढ़ते हो,
और 10 दिन के बाद आपको लगता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं तो उसको पढ़ा था सब भूल गया, वापस अगर उसी चीज को वापस से पढ़ने लग गए, यू किल्ड योर एग्जाम, यू फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड। 10 दिन पहले जिस चीज को पढ़ा था वापस 11वें दिन अगर उसी चीज को पढ़ने लग गए तो 10 दिन के बाद पढ़े, भूले, फिर चालू किए, फिर 10 दिन के बाद उसी को वापस चालू करोगे, तो 30 डेज में जो पढ़ना था 10 दिन करके 3 बार पढ़ लिए। अरे नहीं करना ऐसा, वो याद रहेगा तुमको, तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो। हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, हम लोग पास किए हैं सीए, आप भी पास करेंगे। मैं तो हमेशा सबको बोलता हूं, इफ सुदर्शन अग्रवाल कैन पास, एनीबडी कैन पास। हायर सेकेंडरी साइंस से पढ़ के आया, ग्रेजुएशन में बीकॉम किया, फर्स्ट ईयर पूरा क्रिकेट को देख करके बर्बाद कर दिए, लगा सचिन तेंदुलकर हम ही बन जाएंगे। जब कुछ नहीं कर पाए तो लगा अरे यार साला कहां रहेंगे, अब तो कुछ भी नहीं कर पाए। 20 नंबर ला करके तो हमको याद है, अकाउंट्स का पहला जो बीकॉम का पेपर था, तो हम लोगों के फर्स्ट ईयर में खाली कॉलेज में एग्जाम होती थी, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होती थी। 20 नंबर ला करके मैं प्रमोट हुआ था, और अभी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं 25 साल से, सीए इंटर सीए फाइनल्स में। सो वर्क हार्ड, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने मेहनत की, हम पास किए। आप तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के, मैं हिंदी मीडियम का, आप तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़े हुए तो बच्चे लोग हैं। भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर, यू विल सक्सीड, यू विल बी सक्सेसफुल, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन हार्ड वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो मैं बोला वो करना है। दिन में 14 घंटा करके 3 महीना दीजिए, आप फेल नहीं होंगे। ट्यूशंस में पढ़े, आप सेंट जेवियर्स पढ़ते हैं, गोयनका कॉलेज में पढ़ते हैं, बड़ी कॉलेजेस में आप लोग पढ़ते हैं, इतना कॉलेज में पढ़ाई होता है, इतना ट्यूशंस में पढ़ाई होता है, फिर आप 3 महीना पढ़ रहे हैं। अरे और क्या, बच्चों की जान थोड़ी लेनी है। आप एकदम आराम से पास करोगे, भरोसा रखो। सर थ्योरी भूल जाते हैं, सिंपल सा तरीका है, आप कोई सा भी टॉपिक है, कोई सा भी टॉपिक उठाइए, बिना कॉपी के मत बैठिए। बुक के बगल में एक कॉपी रहनी चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ना चालू कर रहे हो, मान लीजिए पहला टॉपिक आपने इंटरनल कंट्रोल पढ़ना चालू किया ऑडिट में, या मान लीजिए लॉ में आपने पढ़ना चालू किया क्या नाम से चार्ज के बारे में, तो आप टॉपिक का नाम लिख दिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और सब पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 2 3 4 करके, सब पॉइंट्स ABCD करके, पॉइंट वाइज तेरा नोट तेरी कॉपी में होना चाहिए। आप बोलेंगे सर बुक्स में तो है, बुक्स में जो है वो पॉइंट है, सब पॉइंट है, उसके बाद लिखा हुआ भी है भर भर के, उसमें सब कुछ खो जाता है। आपको पॉइंट और सब पॉइंट का नोट बनाना है। पॉइंट और सब पॉइंट का नोट रहेगा, बीच का जो मटेरियल है वो आपके दिमाग में स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड है, जब आप पढ़ रहे हैं वो दिमाग में स्टोर हो रहा है। पॉइंट और सब पॉइंट अगर आप कलेक्ट कर लिए एग्जाम के टाइम पे तो आप लिख पाओगे। तो मेन पॉइंट और उसके सब पॉइंट आप नोट्स बना के रख लिया। 1 नंबर पॉइंट में ABC 3 सब पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट में ये पॉइंट है, उसका A और B 2 सब पॉइंट है। तो पॉइंट और सब पॉइंट का नोट कॉपी में रहना चाहिए। उसके साथ अगर कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, कोई एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको लगता है कि ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो स्किप हो जाएगा, तो पॉइंट सब पॉइंट के सामने में उसका नोट बना लो। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट थियरी। आप देखेंगे जब 30 दिन के बाद आपका लॉ कंप्लीट होगा, मान लो मैं लॉ के बारे में बोला ये वाला बात, लॉ कंप्लीट होगा तो 15 से 16 या 20 पेज का एक पॉइंट और सब पॉइंट का तेरा एक नोट तैयार है। वो जो 20 पेज का तेरा नोट है ना, आई कैन बेट दैट इज योर अचीवमेंट, दैट इज व्हाट यू हैड प्रोड्यूस्ड। जो तेरे एग्जाम में, जो एग्जाम डे का रिवीजन है ना, उसमें ट्रिमेंडसली हेल्प करेगा तेरे को। जो लास्ट आवर रिवीजन बोलते हैं ना, उसमें ट्रिमेंडसली हेल्प करेगा। मेरे पास सब बनाया हुआ था, कई सालों तक रख के भी रखा था, लेकिन उसके बाद वो शादी वादी हो गई और सारे पेपर वेपर पुराने सारे फेंक दिए जाते घरों में। ये तो भला हम भी पुराने हो गए थे, लेकिन हमको फेंका नहीं गया, घर में रखा गया, क्योंकि मैं अंडा देने वाली मुर्गी हूं। सो एनीवे, लाइटर नोट पे ये वाला बात बोला। थ्योरी का ये फंडा एकदम रखोगे, और इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशंस को मिस मत करना। 40 मार्क्स, 40% मार्क्स इलस्ट्रेशन से आते हैं इंस्टीट्यूट के। इवन फिगर्स सेम रहता है, फिगर्स
क्योंकि इंस्टीट्यूट ये देखता है कि बच्चे मेरे स्टडी मॉड्यूल करते हैं कि नहीं करते हैं। आप भी देख लीजिएगा, जब एग्जाम देकर के आएंगे, एग्जाम देकर के आने के बाद मैच करा लीजिएगा, 40% मार्क्स इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन से आए हैं कि नहीं आए हैं। ओके, एक एक महीना जब आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 को पढ़ लिया, थ्योरी प्रैक्टिकल कैसे पढ़ना है, क्या 30-70% का स्टोरी है, क्या क्या कवरेज एरिया है, पढ़ लिया। अब उसके बाद जो तीसरा महीना में आप जो अपना पढ़ाई करेंगे 15-15 दिन करके, ऑब्वियस है 15-15 दिन में वापस से कंप्लीट करना है, तो पेन और पेपर पे उतने सम सॉल्व नहीं होंगे। अब ज्यादा सम रीड करके करने पड़ेंगे और कम सम पेन और पेपर पे करने पड़ेंगे। तो 30-70 को 1585 में कन्वर्ट कर दो या 1288% में कन्वर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली वो खुद ही हो जाएगा। उस पर उतना स्ट्रेस मत लो कि एग्जैक्ट परसेंटेज बताइए सर, इट इज नॉट नीडेड। अब एकदम श्योर शॉट है और बिल्कुल मिस मत करना। जैसे मैंने ये कवरेज एरिया बोला, एकदम मिस नहीं करने का है, वैसे एकदम मिस मत करना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। आपके ट्यूशन टीचर लोग टेस्ट लेते ही हैं, उन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अगर ट्यूशन टीचर लोग टेस्ट नहीं भी लिए हैं तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि ये जो थर्ड वाला जो मंथ है ना, थर्ड वाला मंथ, उसमें आप क्या करोगे कि जैसे ही आपका कोई भी सब्जेक्ट का सेकेंड टाइम रिवीजन कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो आपका अकाउंट्स का सेकेंड टाइम रिवीजन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन आपने अगस्त महीना में कर लिया था, उसके बाद सितंबर में आपने सेकेंड ग्रुप पढ़ा, अक्टूबर में मान लो आप पढ़ रहे हो रिवीजन वाला सेकेंड टाइम रिवीजन, तो जैसे आपका अकाउंट्स ग्रुप 1 कंप्लीट हुआ, आप अकाउंट्स के एक टेस्ट में बैठ जाइए, आप अकाउंट्स के टेस्ट में बैठ जाओ। टेस्ट में जब बैठोगे ये देखना है कि 3 आवर में हम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन 2 रिवीजन कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट देना है प्लीज। एक रिवीजन कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट दोगे, आपको डिमोरलाइजेशन फील होगा, नहीं लिख पाओगे, आपको बड़ी तकलीफ होगी, आपको लगेगा मेरा तो प्रिपरेशन ही नहीं है, आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि आपका दूसरा रिवीजन अभी हुआ नहीं है। तो 2 रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में स्पीड का टेस्ट होता है कि हम 3 घंटा में पेपर कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा सुनिए, मॉक टेस्ट में ज्यादातर बच्चों की गलती क्या होती है कि बच्चे लोग थ्योरी राइटिंग नहीं करते हैं। थ्योरी को भी लिखना है। अब हर क्वेश्चन पेपर में एक थ्योरी का क्वेश्चन जरूर होता है, 5 क्वेश्चन एक थ्योरी का क्वेश्चन रहता है, वो भी लिखना है 3 घंटे में। वो कितना वक्त लेता है? आप प्रैक्टिकल तो सॉल्व करने में स्पीड अच्छा है आपका, लेकिन थ्योरी लिखने में बड़े स्लो हैं आप। द लिखते हैं तो इस तरह से द लिखते हैं, अच्छा इस तरह से द लिखेंगे, वो भाई साहब ऐसे लिखना है। मैं नहीं बोल रहा हैंड राइटिंग खराब करनी है, वो स्पीड आपको रखना है। बट 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, हमने कितना रिटेन किया, हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो आपके मॉक टेस्ट से क्लियर हो जाता है। हर सब्जेक्ट का कम से कम 1 मॉक टेस्ट, और हो सके तो 2 या 3 मॉक टेस्ट, कम से कम 1 तो आपको मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट का देना ही चाहिए। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा यार कमजोरी रह गई है, चलो इसको सेकंड वाले रिवीजन के वक्त सुधार लें। तो मॉक टेस्ट इज अ मस्ट। तो जितना इंपॉर्टेंस आप इसको देते हो ना कि ये मेरा मिनिमम कवरेज एरिया है, मॉक टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम स्किप नहीं करना है, किसी कीमत पे स्किप नहीं करना है। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे रहता है, आप वेबसाइट से निकालिए, बैठ करके पेपर लिखिए। तब तक 2 बार लेकिन आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो चीजें मैं आपको बोला, ये 2 बार कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लिखोगे। घर में बैठिए, 3 घंटा बैठिए, 3 घंटे में आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप रेडी हैं। तो सेकंड वाला जब रिवीजन होगा ना, तो उसमें कम से कम 8 मॉक टेस्ट का 24 घंटा, 8 into 3, 24 घंटा यानी 1 दिन उसके लिए रिजर्व रखना। पर एक दिन में 8 मॉक टेस्ट मत दे दीजिएगा, वो बर्बादी का कारण बन जाएगा।
जैसे जैसे जो जो पेपर कंप्लीट होता जाएगा उसका मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए क्वेश्चन पेपर और बैठ करके आंसर कीजिए। डू दिस फॉर 3 months, आई कैन बेट आप फेल नहीं होंगे। यू विल नॉट फेल, डू दैट। एग्जाम डे का रिवीजन, हाउ टू राइट एग्जाम्स और व्हाट आर अदर फैक्टर्स अदर देन स्टडी, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम अलग से आपको लेक्चर देंगे। बट दिस इज हाउ वी शुड डू। और हमेशा हमेशा बच्चों याद रखना, कोई भी जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल मान लो आप सॉल्व करते हो, तो प्रैक्टिकल जब आप सॉल्व करते हो तो मान लीजिए आपको लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। मान लीजिए आपको लगा आप मान लीजिए ब्रांच सॉल्व कर रहे हो, ब्रांच में मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट ब्रांच सॉल्व कर रहे हो, इंडिपेंडेंट ब्रांच में ICAI मॉड्यूल का ये जो 12 नंबर सम है, यार ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ट्रिकी है, उसी समय टिक मार दो उसको या उसको हाईलाइट कर दो कि ये सम मेरे को देख के जाना ही जाना एग्जाम में। बाकी 11 सम आसान है, आसान सम को बार बार रिवाइज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिफिकल्ट सम का रिवीजन होना जरूरी है, ये चीज प्लीज समझो। जब अपन 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लास में थे तो सेम सम 50 बार बैठ के बना रहे हैं कि गलती नहीं हो जाए। अब आप CA इंटर में हैं, 20 साल 21 साल आपकी उम्र है, सेम चीज बार बार लिख रहे हो, 2 सैलरी 90, 2 सैलरी 90, 2 सैलरी 90, 2 सैलरी 90। सोते वक्त भी लिखोगे ना बेटा 2 सैलरी 90 ही लिखाएगा, चिंता मत करना। डिफिकल्ट सम का जो इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अच्छा उसको टिक लगा दो, उसमें क्या स्पेशल ट्रिक है उसको अलग जगह पे कॉपी में एक तो लिख करके रखो। ये ट्रिक, ये जर्नल, ये ट्रीटमेंट, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे सम में सब कॉमन था, इस सम में ये अनकॉमन चीजें हैं। अगर आप उसको टिक लगा करके रख लिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि एग्जाम के दिन मैं कौन से सम को स्पेशल इंपॉर्टेंस दूंगा, बिकॉज सी एग्जाम के दिन सारे सम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हर टॉपिक पे एक 2 सम जो आपको सॉल्व करके जाना है, वो अगर आपका टिक मार्क करके रखा हुआ है, और वो टिक मार्क इसी 3 महीने के प्रिपरेशन में होगा, तो कोई भी टॉपिक हो, ये इंपॉर्टेंट सम, ये इंपॉर्टेंट सम, ये इंपॉर्टेंट सम, ये इंपॉर्टेंट सम। अब मान लीजिए मैं आपको अगर सिंगल एंट्री का बात करूं, या मान लो मैं ब्रांच का ही बात करता हूं, तो डिपेंडेंट ब्रांच डेटर सिस्टम, डिपेंडेंट ब्रांच टोकन डेटर सिस्टम, डिपेंडेंट ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट ब्रांच फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच में इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इन सब का अब ये एक टॉपिक ब्रांच और ये 6 सब टॉपिक्स, सबके एक 2 सम, एक सम, जिसमें भी हाईलाइट करना है हाईलाइट करके रखो, एग्जाम डे के रिवीजन में काम आएंगे। तो ये टिकिंग जो है ना कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, मैं बच्चों को देखता हूं क्लास में, बच्चे IMP लिख करके रखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, 20 तो क्वेश्चन है, 2 में IMP लिखा हुआ है। दे डू दैट, दे आर स्मार्ट। वो लोग ट्यूशन पढ़ते पढ़ते IMP लिख लेते हैं। टीचर लोग कई बार बोलते थे ये इंपॉर्टेंट सम है, बच्चे इंपॉर्टेंट लिख के रख लेते हैं, वो सब एग्जाम के टाइम पे काम आता है। तो ये एक तो हैबिट आपको एकदम जरूर से जरूर बनाना है। ये हो गया बच्चों मेरा एग्जाम के लिए रिवीजन कैसे करें उसका क्लास। थैंक यू।